दोस्तों आज का जो सेशन है ना, उसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में एक 6 साल का बच्चा है। वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से हाइट में बहुत लंबा है और उसका वेट भी ज्यादा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो 8 या 9 साल का हो। राइट ऐसे बच्चे क्लास में अलग ही दिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उस बच्चे को अपने हाथ से पेंसिल पकड़कर अपना नाम लिखने को कहा जाता है ना, तो उसकी उंगलियां कांपती हैं। वो ठीक से एक अक्षर भी नहीं बना पाता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या उस बच्चे की ग्रोथ हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। लेकिन क्या उसका डेवलपमेंट हुआ है? शायद नहीं। एग्जैक्टली शायद नहीं। और यहीं से शुरू होता है वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जो अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या जेटेट हो, उसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को फंसा देता है। तो आज के इस इनडेप्थ एनालिसिस में, जिसे हम इस शो में हमारा एक डीप डाइव कहते हैं, हम इसी सबसे कोर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। और सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो टीचिंग एग्जाम के सिलेबस की एकदम नींव है। अगर कोई भी पुराने पेपर्स का पैटर्न उठाकर देखे तो हर साल इस टॉपिक से सवाल घुमा फिराकर पूछे ही जाते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में हर साल 100% पूछा जाता है। 100%, मतलब इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है ना, उसमें इसके स्लाइड्स और कॉन्सेप्ट्स का पूरा स्टैक मौजूद है। और दोस्तों, हमारा मिशन इस जीरो टू हीरो सीरीज के तहत इस टॉपिक को ऐसे समझना है कि एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। सही बात है, क्योंकि दिक्कत यह है ना कि आम बोलचाल में हम वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं। मतलब जैसे हम अक्सर कहते हैं कि देश की ग्रोथ हो रही है या देश का विकास हो रहा है, और सबको लगता है कि दोनों का मतलब एक ही तो है। हाँ, हम लोग केयरलेसली यूज कर लेते हैं टर्म्स को। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी के नजरिए से देखें तो इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी और एकदम साइंटिफिक लकीर खींची हुई है। और आज हमें उसी लकीर को, उन बेसिक मैकेनिज्म्स को डीपली समझना है जो एक बच्चे को बड़ा बनाते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी। ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले उस बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में एकदम टॉप पर दिया है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अगर ये दोनों अलग हैं, तो इनके बीच का वो कौन सा कोर डिफरेंस है जो एक टीचर को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए? इसे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दों के जरिए समझा जा सकता है। एक है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, और दूसरा है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। हाँ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट? हाँ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, मतलब वृद्धि की, तो इसका सीधा कनेक्शन फिजिकल बदलावों से है। ये पूरी तरह से क्वांटिटेटिव है। इसका मतलब है कि आप इसे मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे इंच टेप से हाइट नाप ली। एग्जैक्टली। एक इंच टेप लीजिए और बच्चे की हाइट नाप लीजिए, या एक तराजू लीजिए और उसका वेट नाप लीजिए। अगर किसी भी चीज को नंबर्स में गिना जा सकता है, जैसे हाइट 4 फुट हो गई या वेट 25 किलो हो गया, तो वही ग्रोथ है। ये पूरी तरह से विजिबल होती है, आंखों से दिखती है। अच्छा, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रोथ एक स्मार्टफोन के हार्डवेयर को बड़ा करने जैसा है? जैसे मान लीजिए फोन की स्क्रीन का साइज 5 इंच से बढ़ाकर 6 इंच कर दिया, या उसकी बैटरी थोड़ी हेवी कर दी। ये चीजें बाहर से दिख रही हैं और इन्हें बिल्कुल एक्यूरेटली नापा जा सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, क्या वो उस फोन के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा है? वाओ, ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल यही फंडा है। अगर फोन की स्क्रीन बड़ी हो गई है, जो कि ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट या फास्ट हो गया है। नहीं, स्क्रीन बड़ी होने से स्पीड थोड़ी बढ़ती है। वही तो, फोन को स्मार्ट बनाने के लिए उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट होना जरूरी है, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फोन की काम करने की जो क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी को पूरी तरह बदल देता है। और यही डेवलपमेंट है। क्या बात है। विकास एक ओवरऑल चेंज है। ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव है। कोई भी इंच टेप से ये नहीं नाप सकता कि एक बच्चा कल के मुकाबले आज कितना ज्यादा समझदार हो गया है, या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का वेट कितने किलो बढ़ गया है ना? एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा रोकना है। अगर हम डेवलपमेंट को नाप ही नहीं सकते वेट या हाइट की तरह, तो एक टीचर होने के नाते हमें क्लास में पता कैसे चलेगा कि डेवलपमेंट सच में हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इससे डायरेक्ट नापा नहीं जाता, इसे असेस किया जाता है, यानी इसका आकलन होता है।
डेवलपमेंट हमेशा बच्चे के बिहेवियर में, उसकी थिंकिंग में और उसके स्किल्स में झलकता है। मतलब उसके बर्ताव से पता चलेगा। बिल्कुल। अगर एक बच्चा जो पिछले हफ्ते तक खिलौना टूटने पर सिर्फ रोता था और आज वो उस खिलौने के टुकड़ों को जोड़कर उसे खुद ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका डेवलपमेंट है, उसकी समझ और उसके इमोशंस का विकास हुआ है। ओह वाह! इसे याद रखने के लिए ना हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कैची ट्रिक दी गई है। दोस्तों, इसको नोट कर लो क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा। उसमें लिखा है कि ग्रोथ इक्वल टू गिनती और डेवलपमेंट इक्वल टू दिमाग। हाँ, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। यानी जिसे गिना जा सके नंबर्स में, वो ग्रोथ है, और जो दिमाग, समझ और बिहेवियर से जुड़ा है वो डेवलपमेंट है। एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत टाइम बचाती हैं। सही कहा। और इसी सोर्स मटेरियल में एक और गोल्डन एग्जाम पॉइंट भी दिया हुआ है, जिसे एक वेन डायग्राम के जरिए समझाया गया है। इसे ऐसे इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा सर्कल है जिस पर डेवलपमेंट लिखा है, और उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है जिस पर ग्रोथ लिखा है। ये डायग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सच बयान करता है। वेट, इसका मतलब है कि ग्रोथ कोई अलग से चलने वाली इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, वो डेवलपमेंट के उस बड़े वाले छाते के नीचे ही आती है। एकदम सटीक। विकास एक बहुत ही व्यापक यानी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जब एक बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है ना, तो उसके बॉडी के आकार में जो बदलाव होता है यानी ग्रोथ, वो उसके संपूर्ण विकास का महज एक छोटा सा हिस्सा है। राइट। उस ग्रोथ के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा होता है, जैसे उसका मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट और उसका भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। ये सब मिलकर उस बड़े सर्कल को पूरा करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल डाउट आ रहा है मुझे। अभी हमने बात की कि ग्रोथ एक तय समय तक होती है, मतलब फोन का हार्डवेयर एक लिमिट के बाद बढ़ा नहीं हो सकता। इंसान की हाइट भी जैसे 18 या 20 साल की उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो हम जब चाहें अपडेट कर सकते हैं ना, तो क्या डेवलपमेंट हमेशा चलता है? और यही डाउट हमें विकास के अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है। आपने एकदम ठीक पॉइंट पकड़ा। ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है, क्योंकि बायोलॉजिकली हमारी हड्डियां और सेल्स एक तय सीमा तक ही बढ़ते हैं। लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हमारे नोट्स में इसे इन्फिनिटी के निशान के साथ लिखा गया है, वूम टू टूम्ब। वूम टू टूम यानी माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। ये सुनने में थोड़ा पोएटिक सा लगता है, लेकिन क्या सच में ये कब्र तक चलता है? मतलब एक 85 साल के बुजुर्ग को इमेजिन करते हैं जिनकी मेमोरी अब कमजोर हो रही है। क्या हम तब भी यही कहेंगे कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है? क्योंकि जनरली डेवलपमेंट शब्द सुनते ही हमें लगता है कि कुछ बेहतर या इम्प्रूव हो रहा है। ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। देखिए, साइकोलॉजी में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बेहतर होना या इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसका असल मतलब होता है चेंज यानी बदलाव। अच्छा, कोई भी बदलाव? हाँ, ये बदलाव प्रोग्रेसिव भी हो सकता है जब हम नई चीजें सीखते हैं, और उम्र के आखिरी पड़ाव में ये डिक्लाइन यानी गिरावट के रूप में भी आ सकता है। जब एक इंसान बुढ़ापे में नई फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस के साथ तालमेल बिठाना सीखता है ना, तो वो भी विकास का एक हिस्सा है। एडजस्टमेंट सीखना भी तो डेवलपमेंट है। इसीलिए ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी पॉज नहीं होती। मेक सेंस। ये एक बहुत ही नया नजरिया देखने का। खैर, अगर हम वापस बच्चों पर आएं, तो यहाँ पर सीन बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर विकास इतना बड़ा और लगातार चलने वाला कॉन्सेप्ट है, तो बॉडी में इसका पैटर्न क्या होता है? मेरा मतलब है, क्या ये बॉडी में कहीं से भी रैंडमली शुरू हो जाता है? नहीं नहीं, बायोलॉजी कभी रैंडम नहीं होती। इसके बहुत ही फिक्स और दिशादिशित सिद्धांत है, जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। और दोस्तों, ये सिद्धांत एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला और सबसे मेन सिद्धांत है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। इसे हिंदी में सिरफेलोकॉर्डल सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है हेड टू टो, यानी विकास हमेशा सर से पैर की दिशा में होता है। सिफेलोकार्डल, इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि सिफेलो का मतलब ही मेडिकल साइंस में हमेशा सर या ब्रेन से जुड़ा होता है। लेकिन एक सवाल है, ऐसा होता क्यों है? नेचर ने सिर से पैर की तरफ का पैटर्न ही क्यों चुना, पैर से सिर की ओर क्यों नहीं? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो पूरी तरह से हमारे सर्वाइवल
और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर टिका हुआ है। देखिए, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का एक कमांड सेंटर है। राइट। तो जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे जिंदा रहने के लिए सबसे पहले अपने उसी कमांड सेंटर को एक्टिवेट और स्टेबल करना होता है। इसीलिए बॉडी की जो एनर्जी है वो सबसे पहले ब्रेन और सर के आसपास की मसल्स को मजबूत करने में लगती है। यही वजह है कि एक नवजात शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है। हाँ, हेड कंट्रोल सबसे पहले आता है। बिल्कुल। जब गर्दन संभाल जाती है तब वो कंट्रोल धीरे धीरे धड़ की तरफ जाता है और सबसे एंड में पैरों की तरफ, जिसके बाद बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है और फिर चलना। क्या बात है, ये तो पूरी बायोलॉजी है, एकदम लॉजिकल। और इसी के साथ एक दूसरा सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है हमारे नोट्स में, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अगर मैं सोर्स मटेरियल को सही से समझ पा रहा हूं तो ये दिशा ऊपर से नीचे की बात नहीं कर रहा, बल्कि अंदर से बाहर की बात कर रहा है, यानी सेंटर टू आउटसाइड या बॉडी के सेंटर से उंगलियों की तरफ। आपने एकदम ठीक समझा। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है कि विकास शरीर के सेंटर या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास से शुरू होता है और उसके बाद बाहरी अंगों यानी एक्सट्रेमिटीज की तरफ बढ़ता है। इसका मैकेनिज्म भी एक्चुअली स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। स्टेबिलिटी मतलब आप एक कमजोर नींव पर मजबूत बिल्डिंग नहीं बना सकते ना। बच्चे को अपनी उंगलियों का यूज करने से पहले अपने कोर यानी छाती और पीठ की मसल्स को मजबूत करना ही पड़ेगा। ओह अच्छा, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि बच्चा सबसे पहले अपने शोल्डर्स और थड़ पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद उसकी कोहनी और पूरी आर्म्स पर कंट्रोल आता है, फिर कलाई पर, और एकदम आखिर में जाके उसकी उंगलियों पर कंट्रोल बनता है। एग्जैक्ट यही सीक्वेंस होता है। और अगर आप इस चीज को किसी क्लासरूम या घर में थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो ये हमें हमारे तीसरे सिद्धांत की तरफ ले जाता है। वो है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। मुझे लगता है ये प्रॉक्सिमो डिस्टल और जनरल टू स्पेसिफिक आसपास में बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं। अगर डेवलपमेंट सेंटर से बाहर की तरफ ही जा रहा है तो जाहिर है कि बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा। मैंने देखा है कि जब छोटे बच्चे पहली बार कोई बॉल पकड़ते हैं ना, तो वो सिर्फ उंगलियों से होल्ड नहीं करते, वो अपने दोनों बाहों को फैलाकर बॉल को अपने सीने से लगा लेते हैं, एकदम जैसे किसी भालू ने हग किया हो। हाँ, वो बेर हग जैसा ही लगता है। ये एक बहुत ही परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है। जब बच्चा अपनी पूरी बाह का इस्तेमाल कर रहा है बॉल पकड़ने के लिए, तो वो एक जनरल यानी सामान्य मूवमेंट है, क्योंकि उस एज तक उसकी उंगलियों के जो बारीक न्यूरॉन्स और मसल्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। राइट। लेकिन जैसे जैसे उसका नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है, डेवलप होता है, वो उसी बड़ी बॉल को या फिर किसी छोटी सी पेंसिल को सिर्फ अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से पकड़ना सीख जाता है। और ये एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट मूवमेंट है। दोस्तों, ये पॉइंट एक टीचर के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्री स्कूल टीचर एक 4 साल के बच्चे को फोर्स कर रहा है कि वो सीधे पेंसिल पकड़कर एकदम परफेक्ट ए या बी लिखे, तो वो बायोलॉजिकली एकदम गलत कर रहा है, क्योंकि उस बच्चे का जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है, जिन्हें हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, वो अभी पूरी तरह से रेडी ही नहीं हुई हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। यही कारण है कि टीचिंग एग्जाम्स में ये प्रैक्टिकल सवाल बार बार पूछे जाते हैं। एक टीचर को ये पता होना ही चाहिए कि बच्चे के बॉडी और इसके ब्रेन की टाइमलाइन आखिर क्या है। हम नेचर के रूल्स के खिलाफ जाकर किसी बच्चे से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। ये सच में बहुत इल्यूमिनेटिंग है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और पेचीदा सवाल आ रहा है। देखिए, अगर हर बच्चे का विकास वूम टू टूम तक चलता है और हर बच्चा इन्हीं हेड टू टो और सेंटर टू आउटसाइड वाले नेचर के रूल्स को फॉलो करता है, तो फिर दुनिया का हर बच्चा एक जैसा क्यों नहीं होता? मेरा मतलब है, क्लास में एक बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, जबकि दूसरा बच्चा सेम एज में बहुत कम शब्द बोल पाता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत तेज होता है, किसी को पजल सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आता है। जब रूल सबके लिए सेम है, तो आखिर ये डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब विकास के एक और बहुत ही पावरफुल सिद्धांत में छिपा है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए, नेचर के रूल्स भले ही सेम हो, लेकिन उन रूल्स के अंदर जो ब्लूप्रिंट काम कर रहा है ना, वो हर एक इंसान का अलग होता है। दुनिया में कोई भी दो बच्चे 100% एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स भी नहीं, जो एक ही गर्भ से और एक ही डीएनए के साथ पैदा होते हैं। वेट, तो फिर ये फर्क आता कहाँ से है?
इसका बेस क्या है? इसको समझने के लिए हमें अपने नोट्स में दी गई द इक्वेशन ऑफ डेवलपमेंट पर जाना होगा। ये विकास का समीकरण है और दोस्तों ये कोई मैथ्स की नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी का सार है। इक्वेशन सिंपल सी है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, ये दोनों शब्द तो हमेशा से डिबेट का हिस्सा रहे हैं, वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट। तो क्या इस इक्वेशन में जो प्लस साइन है उसका मतलब ये है कि आधा असर माता पिता के जीन्स का पड़ता है और आधा असर बाहर के माहौल का, 50-50? यहाँ उस प्लस साइन को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। असल में ना विकास इन दोनों का महज प्लस या एडिशन नहीं है, ये इन दोनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। हेरिडिटी या वंशानुक्रम वो बायोलॉजिकल लिमिट तय करता है कि एक बच्चा कितना डेवलप हो सकता है, ये बस एक बाउंड्री लाइन खींच देता है। मतलब हेरिडिटी को हम एक तरह का कच्चा माल या रॉ मटेरियल बोल सकते हैं या फाउंडेशन कह सकते हैं। हाँ, आप इसे एक सीड या बीज की तरह मान सकते हैं। अगर सेब का बीज है तो उसमें से सेब का ही पेड़ निकलेगा, आम का नहीं। ये बात हेरिडिटी ने तय कर दी। लेकिन वो पेड़ कितना बड़ा होगा, उस पर कितने मीठे फल आएंगे, क्या वो आगे चलकर बीमारियों से बच पाएगा, ये सब कुछ पूरी तरह से उसके एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर डिपेंड करता है। सही बात है। अगर उस बीज को अच्छी मिट्टी, ठीक से पानी और धूप, जो कि उसका एनवायरनमेंट है, अगर वो ठीक नहीं मिलेगा ना, तो कितने भी बेहतरीन जीन्स क्यों ना हो, वो पेड़ कभी अपनी पोटेंशियल तक ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत ही सॉलिड एनालॉजी दी आपने। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बीज और मिट्टी दोनों का ठीक होना जरूरी है। अब इस पर्यावरण या एनवायरनमेंट वाले हिस्से को थोड़ा और डिटेल में डिकोड करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में इसको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम दिया हुआ है, HENFCE यानी हेन्फसी, और साथ में हेल्थ को भी जोड़ा गया है। क्या ये सिर्फ रट्टा मारने वाली एक ट्रिक है या इसके पीछे क्लास का कोई गहरा कनेक्शन है? नहीं, ये कोई मामूली रटने वाली ट्रिक नहीं है। ये एक्चुअली उन सभी लेयर्स को दर्शाती है जो एक बच्चे के विकास को हर एक दिन इफेक्ट करती हैं। चलिए इस हेन्फसी को लेयर बाय लेयर खोलते हैं। पहला H हेरिडिटी, जो वंशानुक्रम हो गया, जो पेरेंट्स से मिला है। फिर आता है E एनवायरनमेंट, यानी वो ओवरऑल माहौल जिसमें बच्चा पल रहा है। ओके, और N से आई गेस न्यूट्रिशन होगा ना? बिल्कुल, N से न्यूट्रिशन यानी पोषण, और ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। अगर एक बच्चे को इसके शुरुआती सालों में सही प्रोटीन और विटामिन्स नहीं मिलते, तो उसका ब्रेन उस स्पीड से डेवलप ही नहीं होगा, चाहे फिर उसके जीन्स कितने भी शार्प क्यों ना हो। ये तो एकदम डायरेक्ट बायोलॉजिकल असर हो गया। और इसके बाद F से आता है फैमिली। मुझे लगता है कि एक बच्चा सबसे पहले जो इमोशनल सिक्योरिटी फील करता है वो उसकी फैमिली से ही आती है। अगर किसी के घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, माहौल खराब है, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट वहीं ब्लॉक हो सकता है। एकदम सही पॉइंट है। जब बच्चा स्ट्रेस में होता है ना, तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन सीधे तौर पर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा देता है। इसके बाद C से आता है कल्चर यानी संस्कृति। बच्चा जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में बड़ा होता है, वो उसके कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को शेप करता है। वो क्या सही मानता है, क्या गलत, उसके मॉरल्स, ये सब कल्चर से आते हैं। और आखिरी E से है एजुकेशन यानी शिक्षा। उसका स्कूल का माहौल कैसा है, उसके टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या उसे बस रोटे लर्निंग यानी रटने पर मजबूर किया जा रहा है या फिर उसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जा रही है। ये सब उसके डेवलपमेंट को एक दिशा देते हैं। और हाँ, नोट्स के एंड में हेल्थ भी लिखा है। अगर एक बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, मान लीजिए उसे एस्थमा है या कोई और इशू है, तो जाहिर है कि उसकी एनर्जी वहां चली जाएगी और उसके सीखने की स्पीड स्लो हो जाएगी। सही कहा। तो अगर इन सभी फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखा जाए, तो हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट कितना मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। एक टीचर होने के नाते अगर क्लास में कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे छूट रहा है, तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसका तो दिमाग ही कमजोर है। एक अच्छे टीचर को ये देखना होगा कि कहीं उसके न्यूट्रिशन में कोई कमी तो नहीं, कहीं उसकी फैमिली में कोई टेंशन तो नहीं चल रही, या कहीं उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। यही एक टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, इस पूरी चर्चा को अगर हम ठीक एग्जाम के नजरिए से अलाइन करें,
तो हमारे मटेरियल का आखिरी हिस्सा सुपर एमसीक्यू ट्रिक्स के बारे में है। क्योंकि दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक बात है, लेकिन एग्जाम में लिमिटेड टाइम के अंदर सही ऑप्शन पर टिक लगाना दूसरी बात है। बिल्कुल। एग्जाम हॉल के लिए मैं कुछ बहुत ही सॉलिड रूल्स बताती हूँ जो कभी फेल नहीं होंगे। सबसे पहला रूल, जब भी क्वेश्चन में किसी भी तरह के मेजरमेंट यानी मापन या फिर किसी नंबर का जिक्र हो, जैसे हाइट 3 इंच बढ़ गई, हाँ, जैसे हाइट 3 इंच बढ़ी या वेट 2 किलो बढ़ गया, ऐसा कुछ भी आए तो बस बिना सोचे सीधा ग्रोथ यानी वृद्धि वाले ऑप्शन को टिक करना है। ओ बढ़िया। और इसके ऑपोजिट, अगर सवाल में बच्चे के बिहेवियर, उसकी किसी नई स्किल या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में किसी बदलाव की बात की जा रही हो, तब आपका जवाब 100% डेवलपमेंट यानी विकास होगा। जैसे मान लीजिए सवाल आता है कि एक बच्चा जो पहले सिर्फ रोकर अपनी बात समझाता था, अब वो प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल करके गुस्सा या खुशी दिखा रहा है, तो ये कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं है, ये उसके लैंग्वेज और इमोशंस का डेवलपमेंट है। क्लियर। और एक चीज जो ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज करती है, वो है वूम टू टूम वाला कॉन्सेप्ट। उसका सवाल कैसे बनता है? हाँ, उसमें आएगा कि वो कौन सी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इसका डायरेक्ट जवाब डेवलपमेंट है, क्योंकि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। परफेक्ट। तो चलिए इस सेशन को हम वाइंड अप करने से पहले फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि सबके दिमाग में ये परमानेंटली फिट हो जाए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, ग्रोथ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक है, इसमें गिनती होती है। दूसरा, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है, इसमें बिहेवियर और दिमाग की बात होती है। तीसरा पॉइंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ग्रोथ खुद डेवलपमेंट के बड़े सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। चौथा पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट, विकास के डायरेक्शंस। सेफेलोकॉर्डल का मतलब हेड टू टो और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब सेंटर टू आउटसाइड। और आखिरी पांचवा पॉइंट, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, दोनों का इंटरेक्शन। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एग्जाम क्रैक करने की ट्रिक्स नहीं है, ये एक असली क्लास को हैंडल करने की प्रैक्टिकल नॉलेज है। बिल्कुल सही बात है। और इस पूरी चर्चा से आज जो एक सबसे बड़ा विचार मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, वो उसी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम लोग अक्सर एक बच्चे की सिर्फ हाइट और वेट नापकर बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसा कि आज हमने डीपली समझा, असली गेम तो डेवलपमेंट का है। सही बात है। तो अब माता पिता से जो जीन्स मिले ना, यानी हेरिडिटी, वो तो फिक्स हो चुकी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, वो स्कूल का माहौल, घर का प्यार, सही न्यूट्रिशन और एक सेफ एटमॉस्फेयर, वो पूरी तरह से हमारे यानी एक सोसाइटी और टीचर्स के हाथ में है। एकदम राइट। तो एक होने वाले टीचर या किसी भी रिस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में किसी के भी दिमाग में यह सवाल आना चाहिए, क्या हम अपने आसपास के बच्चों को सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बड़ा कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें वो सच में ठीक एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं जो उनके बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? क्योंकि बीज चाहे कितना भी महंगा और बढ़िया क्यों ना हो, अगर मिट्टी और पानी ठीक नहीं है ना, तो वो कभी एक मजबूत पेड़ नहीं बन सकता। ये बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है ना? इस विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम रेडी। अगर आपको ये इन डेप्थ डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम एक और बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक की पर्तियां खोलेंगे, और वो होगा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि आखिर क्या होती है, उसे कैसे आंका जाता है, ये सब डिकोड करेंगे। तब तक के लिए अपने स्लाइड्स और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।